मूवी की स्टार्टिंग में हम 1934 जेरूसलम का सीन देखते हैं, जहां एक चीफ इंस्पेक्टर और फेमस डिटेक्टिव हरक्यूल आपस में बातें कर रहे थे। इनकी बातों से हमें पता लगता है कि इंस्पेक्टर ने हरक्यूल को किसी चोरी का केस सोल्व करने के लिए बुलाया है। आगे हम देखते हैं कि हरक्यूल बाहर जाकर भीड़ में से रबी, पादरी और इमाम को बुलाता है। इन तीन धर्मगुरुओं पर चर्च का एक बेशकीमती पत्थर चोरी करने का इल्जाम लगा है। जब चर्च में मीटिंग चल रही थी, उस वक्त चर्च में इन तीनों के अलावा चर्च की निगरानी के लिए चीफ इंस्पेक्टर भी मौजूद था और इन तीन धर्मगुरुओं के वहां से निकलने के बाद इंस्पेक्टर को पता लगता है कि चर्च में रखा बेशकीमती पत्थर वहां से गायब है। ये मामला काफी सीरियस था, इसीलिए इंस्पेक्टर ने इस मामले को सुलझाने के लिए फेमस डिटेक्टिव हरक्यूल की मदद ली। लेकिन हरक्यूल बताता है कि असली मुजरिम इन तीनों में से कोई भी नहीं है, बल्कि चीफ इंस्पेक्टर ने ही उस कीमती पत्थर को चुराया था। ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। हरक्यूल बताता है कि वो पत्थर कुछ ऊंचाई पर रखा गया था और उसे उतारते वक्त मुजरिम के जूतों का निशान दीवार पर पड़ा था और ये किसी ठोस जूते का निशान था। जबकि ये तीनों धर्मगुरु काफी गरीब हैं और ये लोग हल्के जूते ही पहनते हैं। इसके अलावा हरक्यूल ने पहले ही एक कांस्टेबल को इंस्पेक्टर के घर की तलाशी लेने के लिए भेज दिया था और उसे इंस्पेक्टर के घर से वो पत्थर भी मिल चुका था। अब पूरी तरह से साबित हो गया था कि इंस्पेक्टर ही असली मुजरिम है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। सीन यही कट होता है और आगे हम देखते हैं कि हरक्यूल शिप के जरिए इस्तांबुल पहुंचता है। इस्तांबुल पहुंचने पर हरक्यूल की मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त बोक से होती है। बोक अपने अंकल की ट्रेन को मैनेज करने का काम करता है। ट्रेन का नाम है ओरिएंट एक्सप्रेस। कुछ ही देर में ओरिएंट एक्सप्रेस यहाँ से लंदन के लिए निकलने वाली थी। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि बोक काफी अय्याश किस्म का इंसान है। तभी वहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है जो हरक्यूल को लंदन के किसी केस के बारे में बताने आया था, लेकिन हरक्यूल को पहले से ही इस केस के बारे में पता था। एक्चुअल में हरक्यूल कुछ दिनों के लिए हॉलिडे पर जाना चाहता था, इसीलिए वो इस केस को टालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब उसे जल्द से जल्द लंदन पहुंचना होगा, तो इसीलिए हरक्यूल अपने दोस्त बोक से उसकी ट्रेन में एक सीट बुक करने को कहता है और बोक को हरक्यूल की मदद करने में काफी खुशी होती है। हालांकि ट्रेन में सभी कैबिन्स बुक हो चुके थे, लेकिन बोक किसी तरह से हरक्यूल के लिए एक कंपार्टमेंट का इंतजाम कर लेता है। बोक बताता है कि ये 3 दिन का सफर तुम्हारे लिए किसी हॉलिडे से कम नहीं होगा। हम दोनों काफी एंजॉय करेंगे। डिटेक्टिव हरक्यूल, मिस्टर बोक और ट्रेन के कंडक्टर के अलावा ट्रेन में 12 यात्री भी सफर करने वाले हैं। मिस्टर मार्क्यूस जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है, मिस पिलर जो कि एक मिशनरी है, मिस्टर रैचेट, इन्होंने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया है। ये एंटिक और पुराने आर्ट्स में डील करते हैं। मास्टरमैन जो कि रैचेट का नौकर है, मैक्विन ये रैचेट का असिस्टेंट है, काउंट एड्रीनी और उसके साथ उसकी वाइफ मिसिस काउंटेस एड्रीनी, डॉक्टर आर्बुथनोड और उसकी गर्लफ्रेंड मैरी, प्रोफेसर हार्डमैन, मिसिस हार्वर्ड, प्रिंसेस ड्रैगोमिरोव और साथ में प्रिंसेस की असिस्टेंट मिस स्मिथ। हम देखते हैं कि कंपार्टमेंट्स की कमी होने की वजह से डिटेक्टिव को मैक्विन के साथ कंपार्टमेंट शेयर करना पड़ा। सभी यात्रियों को लेकर ओरिएंट एक्सप्रेस वहां से निकल जाती है। ट्रेन के निकलते ही मिस्टर रैचेट को अपने कैबिन में एक लेटर मिलता है, जिस पर अखबार के टुकड़ों से लिखा था बेटर वॉच योरसेल्फ, यानी कि संभल कर रहना। इस लेटर के मिलने के कारण रैचेट अपने नौकर मास्टरमैन पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन मास्टरमैन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जब रैचेट अपने कमरे से बाहर निकलता है, तब उसे मिस हार्वर्ड दिखाई देती है, तो मौके का फायदा उठाते हुए रैचेट हार्वर्ड से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन हार्वर्ड उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देती। रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब प्रोफेसर हार्डमैन अपना ब्रेकफास्ट बीच में ही छोड़कर खड़ा हो जाता है और मिस्टर बोक से डॉक्टर आर्बुथनोड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं उस काले आदमी के साथ नहीं बैठ सकता। ये बात सुनकर आर्बुथनोड की फ्रेंड
मैरी प्रोफेसर हार्डमैन पर काफी गुस्सा करती है और ट्रेन में मौजूद सभी लोग भी प्रोफेसर की तरफ देखने लगते हैं। आगे हम देखते हैं जब हरक्यूल अपने टेबल पर बैठकर किताब पढ़ रहा था तभी मिस्टर रैचेट उसके टेबल पर आकर बैठ जाता है। वो हरक्यूल से कहता है कि मैं पुरानी आर्ट्स और एंटीक को बेचने का बिजनेस करता हूँ। वो बताता है कि मैं इस बिजनेस में नया हूँ और मुझे इस बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं है। मैंने काफी लोगों को पुराने आर्ट्स बेची हैं, लेकिन अब वो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो आर्ट्स मैंने उन्हें बेची थी वो सब नकली हैं। यहाँ रैचेट हरक्यूल को एक ऑफर देता है कि तुम्हें इस ट्रेन में मेरी जान की हिफाजत करनी पड़ेगी क्योंकि काफी लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं और इसके लिए मैं तुम्हें $15,000 दूंगा। ये अमाउंट काफी ज्यादा था, लेकिन हरक्यूल समझ जाता है कि रैचेट एक फ्रॉड आदमी है और उसने काफी लोगों के साथ चीट किया होगा। इसीलिए हरक्यूल उसके इस ऑफर के लिए मना कर देता है। उसी रात मिस्टर मैक्विन को मिस्टर बॉग के कैबिन में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि हरक्यूल अपने कैबिन में कंफर्टेबल होकर सो सके। लेकिन रात के 12:30 बजे के करीब हरक्यूल को अपने कैबिन के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर निकलकर देखता है तो वहां ट्रेन का कंडक्टर मिशेल मौजूद था। वो कहता है मिसिज हार्वर्ड ने उसे किसी काम से बुलाया था। हरक्यूल फिर से सोने के लिए चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसे कोई आवाज सुनाई देती है। जब हरक्यूल बाहर निकलकर देखता है तब उसे लाल कपड़ों में कोई इंसान भागता हुआ दिखाई देता है। हरक्यूल समझता है कि ये मिसिज हार्वर्ड ही होंगी, इसीलिए वो फिर से सो जाता है। उसी रात खराब मौसम की वजह से पटरी के साथ वाला पहाड़ खिसक जाता है, जिस वजह से ट्रेन भी पटरी से उतर जाती है और ट्रेन में मौजूद सभी लोगों को एक जोरदार झटके का एहसास होता है। हालांकि किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आती। मिस्टर बॉग का कहना था कि कुछ ही घंटों में हम तक मदद पहुंच जाएगी, तब तक हमें इसी ट्रेन में इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रैचेट का नौकर मास्टरमैन उसके लिए कंपार्टमेंट में खाना लेकर जाता है, लेकिन काफी बार नॉक करने के बाद भी रैचेट अपना दरवाजा नहीं खोलता। जब हरक्यूल ये सब देखता है तब वो नौकर से डॉक्टर आर्बुथनोड को बुलाने को कहता है। हरक्यूल अपनी छड़ी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और वो दरवाजा तोड़ने में कामयाब भी हो जाता है। तब तक बॉग और डॉक्टर भी आ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि रैचेट का मर्डर हो चुका है। डॉक्टर बताता है कि इसका मुंह बंद करके काफी बार चाकू से वार किए गए थे। इसकी मौत रात 12 से 2 के बीच हुई होगी। इसके बाद मिस्टर बॉग हरक्यूल से अकेले में बात करता है। बॉग चाहता है कि हरक्यूल इस केस को सुलझा दे, लेकिन हरक्यूल कहता है मुझे इस वक्त आराम करना है, मैं किसी केस में नहीं पड़ना चाहता। बॉग कहता है कि अगर ये केस पुलिस के हाथ में गया तो वो किसी को भी कातिल साबित कर सकती है। हो सकता है पुलिस डॉक्टर को फंसा दे क्योंकि उसका स्किन कलर ब्लैक है, या फिर मार्क्यूस को क्योंकि वो एक इटालियन है। ये बात सुनकर हरक्यूल मान जाता है। वो बॉग से ट्रेन का मैप मांगता है। इसके बाद हरक्यूल और बॉग ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को रैचेट की मौत के बारे में बता देते हैं। रैचेट की मौत की खबर सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। हरक्यूल कहता है कि मुझे इस केस को सोल्व करने की जिम्मेवारी दी गई है, जल्द ही मैं आप सब से बातचीत करूंगा। हरक्यूल इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे समझ आता है कि मिस्टर बॉग ट्रेन के अलग डिब्बे में सो रहे थे, इसीलिए वो रैचेट का कत्ल नहीं कर सकते। अब 12 लोगों के साथ कंडक्टर भी डिटेक्टिव हरक्यूल के शक के घेरे में था। सबसे पहले हरक्यूल मिस्टर मैक्विन से बात करता है, जो कि रैचेट का असिस्टेंट था। मैक्विन बताता है कि रैचेट एंटीक और पुराने आर्ट्स में डील करता था, लेकिन उसे इस बिजनेस की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। मैं ही उसका सारा हिसाब किताब संभालता था। वो बताता है कि मैं पिछले 11 महीनों से रैचेट के साथ काम कर रहा हूँ। रैचेट के काफी दुश्मन थे और उसे अक्सर धमकियों भरे खत आते थे। मैक्विन हरक्यूल को कुछ खत भी दिखाता है। हरक्यूल फिर से रैचेट के कैबिन में जाता है और उस कैबिन की अच्छे से तलाशी लेता है। उसे पता लगता है कि रैचेट पर चाकू से 12 बार अंधाधुंध वार किए गए हैं।
हालांकि रैचेट ने अपने तकिए के नीचे एक गन भी रखी थी, लेकिन लाश देखकर लग रहा था कि रैचेट ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं की। तलाशी लेने पर हरक्यूल को पता लगता है कि इसकी कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। यहाँ एक लेडी रुमाल भी मिलता है जिस पर एच लिखा था और एक पाइप साफ करने वाला क्लीनर भी। इसके अलावा हरक्यूल को वहाँ एक जला हुआ नोट भी मिलता है और उसकी राख की मदद से हरक्यूल पता लगा लेता है कि वो भी एक धमकी भरा खत था जिसमें लिखा था, तुम्हारे हाथों पर डेजी का खून है, इसीलिए तुम मरोगे। यहाँ हरक्यूल को समझ आता है कि रैचेट का असली नाम कैसेटी था, जिसने 2 साल पहले एक आर्मी ऑफिसर आर्मस्ट्रॉन्ग की बेटी डेजी का किडनैप किया था। फिरौती की रकम मिलने के बावजूद भी कैसेटी ने डेजी को मार डाला, जिस वजह से डेजी की मां सोनिया भी मर जाती है। आर्मस्ट्रॉन्ग की लाइफ अब पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, इसीलिए कुछ दिन बाद आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी सुसाइड कर लिया। ये केस काफी ज्यादा फेमस हुआ था, इसीलिए लगभग सभी लोग इस केस के बारे में जानते थे। आगे हम देखते हैं कि मिसिज हार्वर्ड हरक्यूल से मिलने के लिए आती है। वो बताती है कि कल रात खूनी मेरे कमरे में आया था, शायद वो गलती से मेरे कमरे में घुस गया था। वो कोई आदमी था और उसका एक बटन भी मेरे कमरे में गिरा था। मिसिज हार्वर्ड बताती है, सुबह ये बटन मुझे अपने बिस्तर पर मिला। देखने से पता लगता है कि ये बटन ओरिएंट एक्सप्रेस के कंडक्टर की यूनिफॉर्म का है, लेकिन गार्ड कहता है कि मेरे तो सारे बटन सही हैं, ये मेरा नहीं हो सकता। हरक्यूल मिसिज हार्वर्ड को थैंक्स कहकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हरक्यूल रैचेट के नौकर मास्टरमैन से बात करता है। वो बताता है कि कल रात 9 बजे मैंने रैचेट को देखा था, जब मैं उन्हें उनके कंपार्टमेंट में कॉफी देने के लिए गया था। हरक्यूल पूछता है कि रैचेट की कॉफी में बेहोशी की दवा पाई गई थी। इस पर मास्टरमैन कहता है कि मैंने किचन से कॉफी उठाई थी, मुझसे पहले कोई भी उसमें कुछ भी मिला सकता था। इसके बाद हरक्यूल मिस पिलर से बात करता है। वो बताती है कि कल रात मैं मिसिज हार्वर्ड से मिलने गई थी, लेकिन गलती से मैंने रैचेट के कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल दिया था और उसने मेरी तरफ गन करके कहा कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हरक्यूल के पूछने पर पिलर बताती है कि उस वक्त 11 बजने में कुछ टाइम बाकी था। यहाँ हरक्यूल को समझ आता है कि एक्चुअल में आखिरी बार मिस पिलर ने ही रैचेट को देखा था। पिलर के हाथ काफी सख्त थे, इसीलिए हरक्यूल उसके हाथों के बारे में उससे पूछता है। तो पिलर बताती है कि मुझे काफी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए बॉक्सिंग सीखी थी। ऐसे ही हरक्यूल मिस्टर मार्क्यूस से भी बात करता है। वो बताता है कि मेरे ऑटोमोबाइल्स के 3 शोरूम हैं और जब मैं यहाँ आया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। हरक्यूल पूछता है, मैंने तुम्हारे सामान में एक ड्राइवर की फोटो देखी थी, क्या वो तुम हो? क्या तुमने कभी ड्राइवर की जॉब की है? इस बात पर मार्क्यूस साफ मना कर देता है। जब हरक्यूल हार्डमैन से बात करता है तो वो बताता है कि मैं साइंस का प्रोफेसर हूँ, मैं एक इम्पोर्टेंट लेक्चर देने के लिए लंदन जा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि हरक्यूल मिस मैरी से मिलता है। हरक्यूल को पता था कि मैरी और डॉक्टर आर्बुथनोट के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मैरी डॉक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद हरक्यूल प्रिंसेस से मिलता है। हरक्यूल उनसे पूछता है कि क्या आपको आर्मस्ट्रॉन्ग केस के बारे में कुछ पता है? तो प्रिंसेस कहती है, उस केस के बारे में किसे नहीं पता, लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? इस पर हरक्यूल बताता है कि रैचेट ही कैसेटी था जिसने डेजी का किडनैप करके उसे मार डाला। तो हरक्यूल के पूछने पर प्रिंसेस बताती है कि डेजी की नानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और डेजी भी मेरी पोती जैसी थी। इसके बाद हरक्यूल प्रिंसेस की असिस्टेंट से बात करता है। हरक्यूल को पता था कि प्रिंसेस को जर्मन नहीं आती, इसीलिए जानबूझकर वो स्मिथ से जर्मन में बात करता है। तो वो बताती है कि उसे रात में एक कंडक्टर उठाने के लिए आया था। उसने कहा था कि प्रिंसेस ने मालिश के लिए बुलाया है। मालिश करने के बाद मैं फिर से कंपार्टमेंट में जाकर सो गई। हरक्यूल कहता है कि मिशेल ने तुम्हें उठाया होगा, लेकिन स्मिथ बताती है वो मिशेल नहीं था, वो कोई दूसरा कंडक्टर था जिसकी हाइट छोटी थी। यहाँ हरक्यूल को शक होता है
कि जरूर वही मर्डरर होगा और जिसे हरकुल ने रेड ड्रेस में भागते हुए देखा था वो भी मर्डरर ही था। इसके बाद हरकुल सबके बैग्स की तलाशी लेना शुरू करता है, लेकिन जिस रेड ड्रेस में कातिल भाग रहा था वो हरकुल को अपने ही बैग में मिलती है। हरकुल समझ जाता है कि कातिल उसके साथ गेम खेल रहा है। इसके बाद हरकुल मिस स्मिथ के बैग की तलाशी लेता है तो उसे उसके बैग में से कंडक्टर की ड्रेस मिलती है जिसका एक बटन गायब था। हरकुल समझ जाता है कि मिस स्मिथ कातिल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो कातिल होती तो वो अपने ही बैग में कंडक्टर की ड्रेस ना छुपाती। हरकुल को ड्रेस में से एक मास्टर की भी मिलती है जिसकी मदद से कातिल ने रैचेट के कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला था। इसके अलावा कंडक्टर की ड्रेस से हरकुल को शराब की स्मेल आती है और ये वही शराब थी जो मैकविन पीता है। जब हरकुल मैकविन के सामान की तलाशी लेता है तब वो देखता है कि रैचेट के अकाउंट पेपर्स उसके सामान में नहीं है। जब वो मैकविन को बाहर ढूंढने जाता है तब वो हरकुल को पुल के नीचे भागता हुआ दिखाई देता है और वो जल्दी से कुछ पेपर्स को आग लगा देता है, लेकिन हरकुल उसे पकड़ लेता है। यहाँ हमें पता लगता है कि मैकविन ने काफी बार रैचेट के अकाउंट्स में गड़बड़ की थी। वो रैचेट के पैसे चुराता था। हरकुल का शक अब मैकविन पर जाता है। वो मैकविन से कहता है कि तुम्हें पकड़े जाने का डर था, इसीलिए तुमने उसे मार दिया। लेकिन मैकविन कहता है कि मैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों मारूंगा, मैंने उसे नहीं मारा। तभी डॉक्टर भी वहां पर आ जाता है। वो बताता है कि ये ठीक कह रहा है, मैकविन और मैं सुबह तक शराब पी रहे थे। हरकुल बाहर जाकर डॉक्टर से बात करता है। वो कहता है कि इस ट्रेन में तुम अकेले ही हो जो पाइप स्मोक करते हो और ये पाइप क्लीनर मुझे रैचेट की लाश के पास से मिला था। लेकिन आर्बुथनोट कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम लोगों की जान बचाना है, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। इसके बाद हरकुल डॉक्टर से आर्मस्ट्रॉन्ग केस के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि क्या तुम किसी आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते थे? डॉक्टर कहता है कि मैं कभी उनसे नहीं मिला। हरकुल फिर से मैकविन के पास आता है। हरकुल कहता है कि मुझे लगता है तुमने किसी पर्सनल रीजन की वजह से रैचेट का कत्ल किया होगा। मैंने एक वकील के बारे में पढ़ा था जो आर्मस्ट्रॉन्ग का केस लड़ रहे थे, वो तुम्हारे पिता थे। वो आर्मस्ट्रॉन्ग के केस में कैसेटी को मुजरिम साबित नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने रैचेट यानी कि कैसेटी का कत्ल किया है। लेकिन मैकविन कहता है हाँ, मेरे पिता पर आर्मस्ट्रॉन्ग की नौकरानी पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए दबाव बनाया गया था और जब तक कैसेटी के खिलाफ सबूत मिले तब तक वो फरार हो चुका था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रैचेट ही कैसेटी था। मैं तो बस पैसों के लिए उसके साथ काम करता था। तभी मिसिस हार्वर्ड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब हरकुल वहां पहुंचता है तब वो देखता है कि किसी ने मिसिस हार्वर्ड की पीठ पर चाकू से वार किया है। यहाँ हरकुल का शक मैकविन से हट जाता है और हरकुल को समझ आता है कि असली कातिल कोई और है। इसके बाद हरकुल मिस्टर और मिसिस एंड्रियानी से बातचीत करता है। उनके कंपार्टमेंट के टेबल पर पड़ी दवाइयों से हरकुल को पता लगता है कि मिसिस एंड्रियानी को नींद नहीं आती, इसीलिए उन्हें नींद के लिए दवाइयां लेनी पड़ती हैं। हरकुल को शक होता है कि रैचेट को बेहोश करने के लिए इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल किया गया होगा। इसके अलावा मिसिस एंड्रियानी के पासपोर्ट से हरकुल को पता लगता है कि उनका मिडिल नेम गोल्डनबर्ग है। हरकुल कहता है कि डेजी की नानी यानी कि सोनिया की माँ का मिडिल नेम भी गोल्डनबर्ग था और उसकी 2 बेटियां थी, एक सोनिया और दूसरी तुम्हारी ही उम्र की होगी जिसका नाम हेलिना था और तुम्हारा नाम भी हेलिना है। हरकुल की बातें सुनकर मिस्टर एंड्रियानी को गुस्सा आ जाता है और वो हरकुल पर हमला करता है। यहाँ प्रोफेसर हरकुल की मदद करता है और उसे मिस्टर एंड्रियानी से बचा लेता है। हरकुल प्रोफेसर से कहता है कि तुम ना तो कोई प्रोफेसर हो और ना ही जर्मन हो, क्योंकि तुम्हारे बोलने का तरीका जर्मन नहीं है। यहाँ प्रोफेसर बताता है कि मैं एक्चुअल में एक डिटेक्टिव हूँ, मुझे मिस्टर रैचेट ने उसकी जान की हिफाजत करने के लिए हायर किया था। मर्डर वाली रात मेरी नजर रैचेट के कंपार्टमेंट पर ही थी, लेकिन मैंने किसी को भी रैचेट के कंपार्टमेंट में एंटर करते नहीं देखा।
आगे हम देखते हैं हरक्यूल अकेले बैठकर अपनी लाइफ पार्टनर कैथरीन को याद करते हुए कहता है कि मैं इस वक्त एक छोटे बच्चे की तरह हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ असली कातिल कौन है। अगले दिन हरक्यूल फिर से मैरी से नॉर्मल बातचीत करता है। वो मैरी को रेचेट की लाश के पास से मिले हुए सभी सबूत दिखाता है और उससे ये भी कहता है कि आपने भी मुझसे झूठ कहा था। हरक्यूल अंदाजा लगाता है कि तुम आर्मस्ट्रॉन्ग हाउस में रहती थी, तुम ही डेजी का ख्याल रखती थी। हरक्यूल सिर्फ अंदाजा लगाता है, लेकिन मैरी उसे सारी सच्चाई बता देती है। वो बताती है, हाँ ये सच है, जिस रात डेजी का किडनैप हुआ था उस रात मैं भी वहीं थी। उस हादसे की वजह से मुझे कहीं भी कोई नौकरी नहीं देता, इसीलिए ये बात मैं दुनिया से छिपाती हूँ। ये सब कुछ डॉक्टर आर्बुथनोट छिप कर सुन रहा था। वो अचानक से बाहर निकलता है और हरक्यूल पर गोली चला देता है। गोली हरक्यूल की बाजू से टकरा कर निकलती है। आर्बुथनोट कहता है कि मैरी को इस झमेले में फंसाने की कोशिश मत करो, मैंने ही रेचेट का कत्ल किया है। वो बताता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग को नहीं जानता। वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था और उसी की वजह से आज मैं डॉक्टर बना हूँ। कैसेटी की वजह से आर्मस्ट्रॉन्ग का पूरा परिवार मारा गया, इसीलिए मैंने उसका कत्ल किया है। तभी पीछे से डॉक डॉक्टर के सिर पर वार करता है, जिससे डॉक्टर बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि हरक्यूल के कहने पर सभी यात्रियों को टनल में बिठाया जाता है। यहाँ टोटल 12 यात्री कुर्सियों पर बैठे हैं और उनके पीछे ट्रेन के कंडक्टर के साथ मिस्टर बोक भी खड़े थे। यहाँ हरक्यूल कहता है कि डॉक्टर आर्बुथनोट एक शार्प शूटर हैं, इनका निशाना चूक नहीं सकता। अगर आर्बुथनोट कातिल होता तो वो मुझे भी मार डालता, लेकिन उसने जानबूझकर गलत निशाना लगाया ताकि मेरा ध्यान भटका सके। अब हरक्यूल अपनी 2 थ्योरीज रखता है। वो कहता है, पहली बात ये हो सकती है कि रात में जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी वहां से कातिल ट्रेन में चढ़ा होगा और रेचेट का कत्ल करके ट्रेन से भाग गया होगा, या फिर आप सभी लोग इस कत्ल में शामिल हैं, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग केस से कहीं ना कहीं तुम सबकी जिंदगियां जुड़ी हैं। वो एक एक करके सबके बारे में बताने लगता है। डॉक्टर आर्बुथनोट, जो कि जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग का अच्छा दोस्त था, उसके साथ है उसकी गर्लफ्रेंड मैरी। मैरी डेजी की देखभाल करती थी। डेजी उसके लिए उसकी बेटी के जैसी थी। सोनिया की छोटी बहन हेलिना गोल्डनबर्ग, जो कि अब एक पावरफुल आदमी मिस्टर एंड्रियानी की वाइफ है। प्रिंसेस नातालिया ड्रैगमिरोफ, जिनका रुमाल लाश के पास से मिला। इस रुमाल पर एच लिखा है, लेकिन रशियन भाषा में इसे एन पढ़ा जाता है, जिसका मतलब है प्रिंसेस नातालिया। और उनके साथ उनकी नौकर, जो कि पहले आर्मस्ट्रॉन्ग की कुक थी, मिसिस पिलर, एक मिशनरी जो पहले डेजी की नर्स हुआ करती थी। और उसी के सामने कैसेटी ने डेजी को किडनैप किया था। कैसेटी ने पहले पिलर को बेहोश किया और फिर डेजी को उठाकर ले गया। आगे मास्टरमैन बताता है कि मेरी लाइफ के बारे में अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जंग में मैं आर्मस्ट्रॉन्ग का साथी था और उसके बाद न्यूयॉर्क में मैंने कई साल तक उनकी सेवा की। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। इसके बाद हरक्यूल मार्क्यूस के बारे में बताता है, जो पहले ड्राइवर की नौकरी करता था, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग ने मार्क्यूस को एक बैंक लोन दिलवाया था, जिसकी वजह से आज उसके पास खुद के 3 शोरूम्स हैं। डिटेक्टिव हार्डमैन, जो पहले पुलिस ऑफिसर था, जिसे आर्मस्ट्रॉन्ग केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिम्मेवारी दी गई थी, और वो उस लड़की के प्यार में पड़ जाता है जिसे मैकविन के पिता ने डेजी के किडनैप और मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया था। हालांकि मैकविन के पिता पर भी इस बात के लिए दबाव बनाया गया था, लेकिन झूठा इल्जाम लगने की वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। और तुम सबके साथ कंडक्टर मिशेल भी मिला हुआ है, क्योंकि वो खुदकुशी करने वाली लड़की का भाई है, जिसका नाम था सुजैन मिशेल। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा दुख पहुंचा था मिसिस आबर्ड को, जिनका असली नाम है लिंडा आर्डिनी, जो कि डेजी की नानी, सोनिया की माँ और प्रिंसेस की फ्रेंड है। रैचेट के एक छोटी लड़की को मारने की वजह से कई सारी जिंदगियां बर्बाद हो गई थी और इन सब ने मिलकर अपना बदला लिया था। यहाँ हमें समझ आता है कि अब तक ये सभी लोग मिलकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि किसी पर भी जुर्म साबित ना हो।
जब हरक्यूल मैक्विन से उसके पिता के बारे में सवाल जवाब कर रहा था, तब मिसिज हार्वर्ड ने जानबूझकर डॉक्टर के हाथों अपने आप को छुरा मरवाया ताकि फिर से हरक्यूल को कंफ्यूज कर सके। यहाँ मिसिज हार्वर्ड कहती है कि असली मुजरिम मैं हूँ, मैंने ही इन सबको यहाँ बुलाया था, ये मेरा प्लान था। लेकिन हरक्यूल कहता है कि मैं पुलिस से झूठ नहीं बोल सकता। हरक्यूल अपनी गन टेबल पर रखते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे मारकर खाई में फेंक दो, नहीं तो तुम सब पकड़े जाओगे। तभी मिसिज हार्वर्ड गन उठा लेती हैं और वो अपने आप को ही शूट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गन में गोलियां नहीं होती। एक्चुअल में हरक्यूल इन सब की ईमानदारी चेक कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन अब ठीक हो चुकी थी और ट्रेन जब अगले स्टेशन पर पहुंचती है, तब हरक्यूल पुलिस को अपनी पहली थ्योरी के बारे में बताता है। ट्रेन वहां से चलने लगती है और ट्रेन में बैठे सभी लोग हरक्यूल को देखने लगते हैं। यहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर हरक्यूल को एक केस के बारे में बताता है। हरक्यूल को पहले तो लगता है कि ये वही केस है जिसके बारे में ब्रिटिश ऑफिसर ने उसे बताया था, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है ये उससे भी इम्पोर्टेंट केस है। नील नदी के किनारे एक मर्डर हुआ है। इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में हरक्यूल को बिठाकर वहां से निकल जाता है और मूवी यहीं खत्म होती है।